नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति, जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं और इसको पहला सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। अब 1857 की क्रांति में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति। अब इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है कि 1857 की जो क्रांति थी इसका स्वरूप क्या था। स्वरूप यानी कि ये वास्तव में एक क्रांति थी या फिर ये स्वतंत्रता संग्राम था या फिर सैनिकों का विद्रोह था या फिर ये हिंदू मुस्लिम एकत्रित होकर अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसका स्वरूप किस प्रकार का था वो हम समझेंगे। साथ में इसके क्या कारण रहे, कौन कौन से कारण थे जो 1857 की क्रांति होने के लिए जिम्मेदार थे। इनमें हम राजनीतिक कारण की बात करेंगे, साथ में धार्मिक कारणों की बात करेंगे, आर्थिक कारणों की बात करेंगे और सामाजिक कारणों की भी बात करेंगे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वो रहेगा तात्कालिक कारण, कि वो कौन सा तात्कालिक कारण था जिसके कारण 1857 की जो क्रांति थी वो समय से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। यानी कि 1857 की क्रांति होना तय थी क्योंकि इसकी तैयारी जो है वो पहले ही नाना साहब और अजीमुल्ला खां में कानपुर में इसकी तैयारी चल रही थी। अजीमुल्ला खां लंदन चले गए थे क्योंकि वहाँ पर रहने वाले भारतीयों के समर्थन की इसमें आवश्यकता थी और नाना साहब ने कानपुर में इसका नेतृत्व किया था। पर एक तात्कालिक कारण ऐसा रहा कि ये क्रांति समय से पहले ही स्टार्ट हो गई। तो उन कारणों को हम देखेंगे और कारणों के बाद इसका प्रारंभ किस जगह पर हुआ और इसका भारत में विस्तार कैसे हुआ उसको हम देखेंगे। ये क्रांति जो है ये असफल क्यों हो गई, असफल किस प्रकार हो गई, किस प्रकार अंग्रेजों ने इस क्रांति को बहुत ही जल्दी दबा दिया, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और इस क्रांति का भारतीय राजनीति पर क्या परिणाम पड़ा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ तथ्य हैं। अब कुछ बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई उस समय कौन कौन से बड़े व्यक्ति किस किस पद पर थे उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहली बात हम करते हैं उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल 1856 तक तो लॉर्ड डलहौजी थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम आता है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी कई एग्जामों में प्रश्न आया है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उनका नाम आता है पाल्मस्टन। पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन। उस समय मुगल बादशाह कौन थे, भारत में मुगल बादशाह कौन थे, तो उनका नाम आता है बहादुर शाह द्वितीय या फिर इन्हीं का नाम है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर, पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय। विद्रोह को दबाने में प्रमुख भूमिका कैंपबेल की रही। कैंपबेल ने बहुत सारी जगहों पर विद्रोह को दबाया और साथ में जो विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था वो भी हमें ध्यान रखना है कि विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह वो था रोटी व कमल। हरे रंग के झंडे पर रोटी और कमल का प्रतीक चिन्ह रखकर इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो ये तथ्य है जो हमें ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्वरूप की कि 1857 की जो क्रांति रही इसका स्वरूप किस प्रकार रहा। इसको क्रांति कहना ठीक रहेगा या फिर इसको स्वतंत्रता संग्राम कहना ठीक रहेगा या फिर इसको विद्रोह कहना ठीक रहेगा। तो क्या चीज़ इसको कहा जाए, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग इसके मत दिए
उनको हम देखते हैं, जहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा। तो वीडी सावरकर ने इसको कहा कि यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यह एक सैनिक विद्रोह था, यह कहा गया लॉरेंस और सीले द्वारा। लॉरेंस और सीले ने इसको केवल क्या बताया? एक सैनिक विद्रोह बताया। टी.आर. होम्स का कहना है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। यानी कि टी.आर. होम्स यूं कह रहे हैं कि बर्बरता मतलब जो भारतीय हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, वो बर्बर हैं और वो अंग्रेज जो हैं वो सभ्य हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध था, तो खुद को सभ्य बोल के बोला गया कि बर्बरता और तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। किसके द्वारा? टी.आर. होम्स के द्वारा। आर.सी. मजूमदार ने इनको लिखा कि ये न एक राष्ट्रीय आंदोलन है, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो आर.सी. मजूमदार जो कि भारतीय, उनका ये कथन था। हालांकि आर.सी. मजूमदार जो है, ये व्यक्ति वो हैं कि इनका जो है भारतीय सरकार के साथ बैर हो गया था स्वतंत्रता के बाद। तो जब 1857 के ऊपर एक पुस्तक लिखने को भारत सरकार द्वारा न्योता दिया गया, तो आर.सी. मजूमदार ने मना कर दिया था। तो ये भारतीय सरकारों के खिलाफ थे, इसलिए इन्होंने इस तरह के कथन लिए कि ये न ही राष्ट्रीय आंदोलन था, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। किसने किया? किसने कहा? आर्मस्ट्रांग और टेलर ने। तो आर्मस्ट्रांग और टेलर का कथन है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये किसने कहा? L.E.R. रीज। हमें ध्यान क्या रखना है? केवल रीज ध्यान रखना है। रीज के द्वारा क्या कहा गया? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यानी कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें यह कहा गया था कि ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आके ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो अंग्रेजों का धर्म ईसाई धर्म था मैक्सिमम, तो उनके खिलाफ युद्ध हुआ। इसलिए इन्होंने कहा कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध ये युद्ध है। तो इस तरह से इस स्वरूप की बात हमने की कि किन लोगों ने इसको क्या संज्ञा दी। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में कि क्या क्या कारण रहे 1857 की क्रांति के। तो पहला बात करते हैं इसके राजनीतिक कारण की। राजनीतिक कारण। फिर बात करेंगे आर्थिक कारणों की कि आर्थिक कारण क्या रहे। फिर समझेंगे सामाजिक व धार्मिक कारण क्या रहे जिससे 1857 की क्रांति निकलकर सामने आई। और फिर देखेंगे सैनिक कारणों को। और फिर अंत में देखेंगे तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। तो राजनीतिक जो कारण है, उसमें पहला महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण है कि डलहौजी द्वारा लागू की गई हड़प नीति। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि डलहौजी की हड़प या फिर व्यापकगत नीति। इस नीति के कारण जो बहुत सारी जगह पर शासन करने वाले लोग थे वो नाखुश थे। डलहौजी की हड़प नीति ये थी कि इससे वो क्या है कि जो वहाँ के राजा थे, जो रियासतों के पे राज करते थे, वो लोग अपने जो जिसके पुत्र नहीं था वो किसी को गोद लेकर शासन नहीं कर सकते थे। तो ये थी डलहौजी की हड़प या व्यक्तिगत नीति, जिसके तहत वो उस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया करते थे। तो इस हड़प नीति का शिकार बहुत सारी जगह पर हुआ। सतारा सबसे पहले, फिर संबलपुर, इसी तरह झांसी में, जैतपुर में। तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जो अंग्रेजों के इस नीति के खिलाफ थे। दूसरा था अवध को कुशासन के आरोप से ब्रिटिश
शासन में मिलाना। जो अवध वाला क्षेत्र था वहाँ पर कुशासन का आरोप लगाकर उस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था। तो अवध वाला क्षेत्र जो है वो भी नाखुश था इससे। साथ में जो गोद लेने की प्रथा थी वो इन्होंने समाप्त कर दी थी, यानी कि कोई भी दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकता। इनके द्वारा नाना साहेब की जो पेंशन थी वो बंद कर दी थी। तो ये भी एक कारण था कि नाना साहेब ने जो कानपुर से इस जो क्रांति है इसका नेतृत्व किया, तो नाना साहेब की पेंशन बंद करना भी एक कारण था। तो इस तरह कई राजनीतिक कारण थे जिससे भारतीय परेशान थे और उसका जो परिणाम है वो 1857 की क्रांति के रूप में निकलकर सामने आया। आर्थिक कारणों में इनकी कर व्यवस्था थी। इन्होंने करों में वृद्धि कर दी और करों में वृद्धि कर दी, उसके साथ किसानों पर इसका बोझ बढ़ता गया और अकाल की स्थिति में किसान कर ना देने के कारण काफ़ी तरसता। तो एक आर्थिक कारण ये भी माना जाता है कि 1857 की क्रांति में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके धार्मिक और सामाजिक कारणों में बात करें तो भारतीय समाज में जो व्याप्त प्रथाएं थी, जैसे कि सती प्रथा थी तो वो बेंटिंग के समय पे बंद करवा दी गई। विधवा पुनर्विवाह प्रथा को चालू किया गया। विधवा पुनर्विवाह प्रथा कैनिंग ने चालू करवाई। तो रूढ़िवादी जो लोग थे भारत के, वो इनसे नाखुश थे कि ये हमारे समाज में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो रूढ़िवादी भारतीय नाखुश होने के कारण ही ये जो इन्होंने क्रांति में भाग लिया, तो ये एक प्रकार का सामाजिक कारण माना जाता है। वहीं धार्मिक कारणों में बात करें तो 1813 का चार्टर आया जिसमें ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई और ये लोग भारत में जो है लोगों को कन्वर्ट करने लगे, ईसाइयत का प्रचार करने लगे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तो ये भी एक प्रकार के धार्मिक कारण थे। उसी तरह एक प्रकार हम सैनिक कारणों में भी देख सकते हैं कि जो सैनिकों की भर्ती होती थी उसमें 5:1 का अनुपात था, यानी कि 5 भारतीय सैनिकों के ऊपर एक अंग्रेजी सैनिक की भर्ती होती थी। और साथ में जो इनके वेतन थे उनमें भी असमानता थी। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। इनके जो प्रमोशन प्रणाली थी तो उसमें भी भारतीय सैनिकों को लोअर दर्जे का दिखाया जाता था। जब समुद्र पार लड़ाई होती थी तो भारतीय सैनिकों को वहाँ भेजा जाता था। तो समुद्र पार जाने को भारतीय सैनिक एक अछूत मानते थे कि वो अपने आप को सभ्य नहीं मानते थे, वो जाना नहीं चाहते थे। भारतीय सैनिक जो भारतीय परंपरा के थे वो दाढ़ी मूंछ रखना पसंद करते थे, परंतु वहाँ की ब्रिटिश सैनिक के नियमों के अनुसार उनको मूंछ और दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं थी। साथ में एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, 1854 का डाकघर अधिनियम। 1854 का डाकघर अधिनियम में ये प्रस्ताव निकाला गया कि जो पत्राचार है जो फ्री में होता था सैनिकों के लिए वो बंद कर दिया गया। तो भारतीय सैनिक दूर रह के भाई पत्राचार नहीं कर पाते थे। तो ये भी एक कारण है कि 1854 का जो डाकघर अधिनियम था इसमें फ्री पत्राचार को बंद कर दिया गया था। और 1856 में अवध का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था। किस प्रकार मिलाया कि 1856 में जैसा कि हमने बात करी, अवध को कुशासन के आरोप में अपने में मिला लिया और जो मैक्सिमम सैनिक थे अंग्रेजों के वो भारतीय अवध वाले क्षेत्र से आते थे। तो अवध वाले क्षेत्र से आने के कारण भी उन्होंने विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं सैनिक कारण। अब बात करते हैं तात्कालिक कारण की कि क्या तात्कालिक कारण रहा जिससे 1857 की जो क्रांति रही वो समय से पहले ही शुरू हो गई। तो तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण की बात हम करें तो दिसंबर 1856 में जो अंग्रेज सिपाही एक बंदूक यूज़ किया करते थे जिसका नाम आता है ब्राउन बेस बंदूक। तो ब्राउन बेस के स्थान पर नई बंदूक आई जिसका नाम आता है एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड राइफल आई किसके स्थान पर? ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ। तो
इनफील्ड राइफल का जब प्रयोग हुआ तो जनवरी 1857 में। कब? जनवरी 1857 में भारतीय सैनिकों में ये पता चला कि एनफील्ड राइफल के जो गोली का कारतूस होता है वो गाय व सूअर की चर्बी से बना होता है, जिसको मुंह से काटना है और मुंह से काटकर उसको लोड करके फिर वो बंदूक चलानी है। तो गाय हिंदुओं में पवित्र स्थान रखती है, वहीं सूअर मुस्लिमों में पवित्र स्थान रखता है। तो हिंदू और मुस्लिमों ने इसे छूने से भी मना कर दिया और धीरे धीरे ये बात जगह जगह पे फैली और इस क्रांति का शुरुआत हुई। इस क्रांति की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले ये देखा गया कि जनवरी 1857 में जब ये बात फैली तो इसका प्रारंभ सबसे पहले हुआ दमदम में। दमदम कहाँ है? बंगाल में। तो बंगाल वाले क्षेत्र में पहली बार इसकी बात कहाँ फैली? दमदम। उसके बाद बहरामपुर सैनिक छावनी में ये बात फैली कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, ये भी बंगाल में जगह है। और फिर बाद में 29 मार्च 1857 की घटना है कि ये बात गई बैरकपुर सैनिक छावनी में, और बैरकपुर सैनिक छावनी की 34वीं इन्फेंट्री, कौन सी इन्फेंट्री? 34वीं इन्फेंट्री का एक सिपाही का नाम आता है मंगल पांडे। क्या नाम है? मंगल पांडे। 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी का ये सिपाही है। तो इसको आदेश दिया गया कि तुम ये बंदूक चला के बताओ, परंतु इसने क्या किया? इसने बंदूक चलाने से मना कर दिया और जब इस पर प्रेशर बनाया गया तो इसने बंदूक चलाकर लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी। तो लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। तो जैसे ही इन सिपाहियों की, अंग्रेजी अधिकारियों की मंगल पांडे के द्वारा हत्या की गई तो इसको गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 यानी कि 29 मार्च को तो ये घटना हुई और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुना दी, यानी कि फांसी दे दी। तो ये तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति स्फूर्त होने का। तो जब ये सारे सैनिक इसका विरोध करने लगे तो इसी के कारण कुछ इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। तो क्या कारण था? ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर कौन सी बंदूक आई? इनफील्ड राइफल, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हुआ। और ये बात सबसे पहले दमदम बंगाल में फैली, फिर दूसरी सैनिक छावनी बहरामपुर फैली और तीसरी सैनिक छावनी बैरकपुर में जब मंगल पांडे पर दबाव बना गया तो उसने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन की हत्या कर दी। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई और इसके बाद धीरे धीरे इस क्रांति की इस समय तात्कालिक रूप से शुरुआत मानी जाती है। अब इस क्रांति का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे हुआ वो हमको देखना है। तो इस क्रांति का जो विस्तार है वो हम देखें तो उस समय जो भारत है उसमें पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी आता था, पूरा बंगाल वाला क्षेत्र भी आता था, क्योंकि ये जो पूरा पाकिस्तान वाला क्षेत्र था ये भी भारत का हिस्सा था। तो इसकी जो शुरुआत है वो क्या हुई? ये बंगाल वाले क्षेत्र में यहाँ पर है बैरकपुर, यहाँ पर है इलाहाबाद, यहाँ पर है आरा, इधर कानपुर, यहाँ पे मेरठ, फिर दिल्ली, इधर झांसी, यहाँ पे ग्वालियर। तो ये कुछ ठिकाने थे जहाँ पर इस क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि ये उत्तर भारत वाला जो एरिया है यहाँ पर ये क्रांति फैली, यानी कि दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है इस क्रांति से अधूरा रहा, अछूता रहा। तो दक्षिण भारत, जो दक्षिणी भारत वाला जो क्षेत्र है उसने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। तो इसका विस्तार उत्तर भारत में है और उत्तर भारत में भी जो मेरठ है वहाँ से 10 मई 1857 को
जो मेरठ छावनी है वहाँ से वास्तविक शुरुआत मानी जाती है किसकी? 1857 की क्रांति की। वास्तविक शुरुआत किस प्रकार मानी जाती है कि मेरठ सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। ये लोग चले दिल्ली। कहाँ पहुँचे? 10 मई को मेरठ से चले और 11 मई को ये लोग पहुँचे दिल्ली, और दिल्ली पर इन्होंने कब्जा किया और वहाँ के शस्त्रागारों को लूटा, और शस्त्रागार को लूट कर इन्होंने विद्रोह का ऐलान कर दिया। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया, और वहाँ पर जो मुग़ल बादशाह था, वहाँ का जो मुग़ल बादशाह था, मुग़ल बादशाह कौन था? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड को इन्होंने अपनी जो क्रांति थी 1857 की क्रांति, उसका नेता चुन लिया। यानी कि नेता कौन है? बहादुर शाह सेकंड। किनके द्वारा चुना गया? ये जो विद्रोही सैनिक थे इनके द्वारा। और बात करें मुग़ल बादशाह की, तो मुग़ल बादशाह उस समय काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। तो वृद्ध हो जाने के कारण वास्तविक जो नेतृत्व है, वास्तविक नेतृत्व किसने किया इस क्रांति का? वो किया बख्त खान ने, बख्त खां। पर दिल्ली में जब यह घटना हुई तो अंग्रेज़ों ने इस पर काफ़ी जल्दी काबू पा लिया था, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान नहीं हो पाया, अंग्रेज़ों ने वापस काबू पा लिया। पर ये जो क्रांति हुई इसके कारण बहुत सारी जगह पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, और उसी नेतृत्व के चलते अलग अलग जगह पर क्रांति हुई। जैसे कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने साथ दिया, नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया, इसी तरह ग्वालियर में तात्या टोपे ने नेतृत्व किया। तो काफ़ी जगह ऐसी हुई जहाँ पर ये क्रांति का फैलाव हुआ। उन जगहों को हम देखते हैं कि कौन सी जगह पर किसने नेतृत्व किया। तो दिल्ली में जैसा कि हमने बात की बहादुर शाह जफर, पर यहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी थे हडसन और निकोलसन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हडसन इस विद्रोह को दबाते हैं। हालांकि बहादुर शाह जफर को, जो कि अंतिम मुग़ल बादशाह है, इसको रंगून भेज दिया जाता है, और रंगून में 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली में नेतृत्व कौन करता है? बहादुर शाह जफर। और वास्तविक नेतृत्व की हमने बात की बख्त खां, जो बहादुर शाह जफर का वजीर था। बख्त खां वास्तविक नेतृत्व करता है। उसके बाद इसको कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून, और रंगून में 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। लखनऊ में नेतृत्वकर्ता कौन है? हजरत महल। और इस नेतृत्व को दबाने के लिए अंग्रेजी अधिकारी कौन आया था? कैंपबेल। तो कैंपबेल जब इस विद्रोह को दबाने आया तो लखनऊ से बेगम हजरत महल भाग गई थी नेपाल। उसके बाद कानपुर की बात करें तो कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब ने। इस विद्रोह को दबाने के लिए भी कैंपबेल आया। नाना साहब का वास्तविक नाम था धोदू पंत। तो आखिर नाना साहब थे कौन? तो नाना साहब थे बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र। तो बाजीराव सेकंड के जो दत्तक पुत्र हैं वो थे नाना साहब, और नाना साहब की जो पेंशन थी वो बंद कर दी थी अंग्रेज़ों ने। तो इसी के चलते नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया कानपुर में, और नाना साहब की जो हेल्प है वो मदद की थी तात्या टोपे ने। किसने मदद की थी? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने जब मदद की किसकी? नाना साहब की। कहाँ पर? कानपुर के विद्रोह में। पर जब कैंपबेल अंग्रेज अधिकारी आया तो नाना साहब यहाँ से भाग गए, और भागने के बाद कहीं और जाके ये छिप गए थे। पर तात्या टोपे ने ग्वालियर जाकर, कहाँ पर जाकर? ग्वालियर जाकर इस क्रांति का नेतृत्व किया दोबारा। कहाँ पर? ग्वालियर जाकर। तो पूछा जाता है कि ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उनका नाम आएगा तात्या टोपे। और तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। किसका नाम है? तात्या टोपे का। तो रामचंद्र पांडुरंग यानी कि तात्या टोपे। अब मानसिंह इनका एक दोस्त हुआ करता था तात्या टोपे का। तो मानसिंह ने इनके साथ विश्वासघात किया। मानसिंह ने अंग्रेजों को इनके छिपे होने की खबर दे दी, और बाद में तात्या टोपे को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो तात्या टोपे की जब फांसी हुई उसके बाद से 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं नाना साहब, जिनकी मदद करते हैं तात्या टोपे। पर नाना साहब के भाग जाने के बाद तात्या टोपे ग्वालियर जाकर युद्ध का
इसका विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, जिनका वास्तविक नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात किया था, तो मान सिंह, जो इनका दोस्त हुआ करता था, उसके द्वारा विश्वासघात किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। ले भेजा इस युद्ध का, तो ह्यूरोज ने अपनी कथा में लिखा है कि भारत की सोई हुई महिला भी एक मर्द के समान है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की इन्होंने कहीं ना कहीं तारीफ करी है। तो ह्यूरोज के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ में ये शब्द लिखे गए हैं। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया जगदीशपुर में तो बाबू कुंवर सिंह, और पटना में पीर अली। पीर अली एक पुस्तक व्यापारी था, पुस्तक बेचने वाला था, जिसने पटना में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, और इस विद्रोह को दबाने के लिए विलियम टेलर को भेजा गया। विलियम टेलर को भेजा गया, और इलाहाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया, और जनरल नील को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व किया गया, और विद्रोह को दबाने वाला अधिकारी था यहाँ पर भी कैंपबेल। वहीं कुछ और जगह है जैसे कि गोरखपुर। गोरखपुर में भी विद्रोह हुआ, और गोरखपुर में विद्रोह करने वाले व्यक्ति का नाम था गजाधर सिंह। गजाधर सिंह के द्वारा गोरखपुर में नेतृत्व किया गया। वहीं मथुरा में भी विद्रोह किया देवी सिंह के द्वारा। राजस्थान में स्पेशली कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया जयदयाल और हरदयाल के द्वारा। तो इस तरह बहुत सारी जगह पर अलग अलग व्यक्तियों ने युद्ध का नेतृत्व किया। अब इतना बड़ा विद्रोह होने के बाद भी अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया, तो ये है एक असफल विद्रोह था। अब असफल होने के क्या कारण हैं, उनकी हम बात करते हैं कि इस विद्रोह की असफलता के कारण। तो असफलता के कारण, तो असफलता क्या, पहला कारण तो हम पहले ही देख चुके हैं कि दक्षिण भारत जो था, दक्षिण भारत में किसी भी राजा के द्वारा इसमें साथ नहीं दिया गया था, क्योंकि ये विद्रोह उत्तर भारत में ही हुआ, दक्षिण भारत इससे अछूता रहा, और इसमें अलग अलग जगह पर छोटे छोटे विद्रोह हुए, यानी कि इसमें नेतृत्व का अभाव रहा। सभी अपनी जो खुद की मांगे हैं उनको लेकर युद्ध कर रहे थे, जैसे कि नाना साहब अपनी पेंशन को लेके, झांसी की रानी और हजरत महल जो है अपने दत्तक पुत्र को वहाँ पर राजा बनाने के लिए, और बहादुर शाह जफर थे वो भी इसलिए युद्ध कर रहे थे क्योंकि उनकी भी पेंशन अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दी गई थी। तो सब लोगों के अपने अपने स्वार्थ थे, तो नेतृत्व का अभाव एक कारण है। तीसरा कारण है कि सीमित संसाधन। सीमित संसाधन से मतलब ये है कि जो विद्रोह करने वाले लोग थे उनके पास पारंपरिक हथियार थे, जबकि जो अंग्रेज थे उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, उनके पास बंदूकें थी। तो भारतीयों के पास सीमित संसाधन होने के कारण भी वो असफल रहे। तीसरी बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षित भारतीय थे, शिक्षित लोग थे, शिक्षित भारतीयों ने इनका साथ नहीं दिया, शिक्षित भारतीयों ने इनमें समर्थन नहीं किया, और साथ में इन लोगों को जो उद्देश्य था, विद्रोह करने का जो उद्देश्य था वो भी अस्पष्ट था। अस्पष्ट की मतलब सब व्यक्तियों का एक मत ना होने के कारण भी ये विद्रोह असफल रहा। तो ये सब कारण है कि जो है असफल होने के विद्रोह के, कि दक्षिण भारत ने इसमें समर्थन नहीं किया, नेतृत्व एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, सब जगह अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे और सबके अपने लाभ थे। सीमित संसाधन थे क्योंकि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। शिक्षित भारतीय अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपनी जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसमें जो शिक्षित लोग थे वो नौकरियों पर थे, तो उन्होंने इसका बिल्कुल साथ नहीं दिया। और उद्देश्य अस्पष्ट होना भी एक कारण है किसका, असफलता का। अब असफल होने के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो वो प्रभाव हम देखते हैं कि इसका जो है वो क्रांति थी 1857 की,
इसका प्रभाव परिणाम क्या हुआ? 1857 की क्रांति का परिणाम। 1857 की क्रांति का जो परिणाम हुआ वो ये था कि 1857 में जो सत्ता थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी, ये ताज को सौंप दी गई। ताज को सौंप दी गई, यानी कि क्राउन यानी कि रानी को ये सत्ता सौंप दी गई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया। और साथ में भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव का पद बनाया गया भारतीय मामलों के लिए, और 15 सदस्यों की मंत्री परिषद बनाई गई। 15 सदस्यों की मंत्री परिषद बनाई गई जो भारतीय मामलों में जो है सुझाव देती थी भारत सचिव को। तो ये परिणाम हुए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और शासन किसके पास चला गया? महारानी के पास। और साथ में जो पहले सैनिकों की भर्ती 5:1 में होती थी, यानी कि 5 भारतीय सैनिकों में 1 ब्रिटिश सैनिक भर्ती किया जाता था, इसे हटाकर 2:1 कर दिया गया। जो डलहौजी की हड़प नीति थी या व्यक्तिगत नीति थी, उसको वापस ले लिया गया। और भारतीयों के जो सामाजिक कार्यक्रम थे उसमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कम कर दिया, यानी कि जो सामाजिक प्रथाएं थी उसमें हस्तक्षेप कम कर दिया, ताकि भारतीय लोग भी अपनी सामाजिक प्रथाओं को चला सके। तो ये कुछ बातें थी 1857 की क्रांति के परिणामों से जुड़ी हुई। तो इस वीडियो में हमने इसके कारणों से लेकर इसके फैलाव, तात्कालिक कारण और ये असफल क्यों हुआ, साथ में इसके परिणाम क्या हुए, इन सबको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो धन्यवाद साथियों।